हेलो अभ्यर्थियों, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी ऑप्शनल का कंप्लीट सिलेबस क्या होने वाला है। साथ ही साथ हम लोग समझने वाले हैं कि बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी ऑप्शनल एक कैसा सिलेबस रहेगा और साथ ही साथ इसका पीडीएफ हम लोग किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं इस सिलेबस का, वो सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप इस चैनल पर एक नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं इसके पॉलिटी के ऑप्शनल सिलेबस को और इसको समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ हमारे ओपिनियन को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए देखते हैं इसके सिलेबस को और समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच लेकर के आ चुका हूँ राजनीतिक विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का कंप्लीट सिलेबस। तो हम लोग ये सिलेबस जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने जो सिलेबस डाउनलोड किया उससे बताया है। तो आप लोग इसकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करें। आप लोग यहाँ से इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के यूज़ कर सकते हैं, या चाहे तो इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ पाने के लिए वीडियो के आई बटन से जाकर के पीडीएफ पाने का तरीका आप लोग सीख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोगों के सामने सिलेबस रखता हूँ और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सेक्शन 1 में जो है आपको इसको दो भाग में बांटा गया है, जिसमें आपको राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित बातों को पढ़ना है। तो देखिए, प्राचीन भारतीय राजनीति विचारधाराओं की मुख्य विशेषताएं, मनु और कौटिल्य प्राचीन यूनानी विचारधाराओं, प्लेटो अरस्तु यूरोपीय यूरोपीय मध्ययुगीन राजनीतिक विचारधारा की सामान्य विशेषता, सेंट थॉमस एक्विनिवास पादुआ और मॉर्सिलिक्यो माकावेली, हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रोएसो, बैंथम, जेएस मिल, टीएम ग्रीन, हैगल, मार्क्स, लेनिन और माउंटेस्क्यू, इन सब के विषय से संबंधित जो आप कह सकते हैं कि राजनीतिक विचारधारा है, उससे संबंधित आपके परीक्षा में जो है सवाल पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद अगर अगले इसके सेक्शन की बात कर ले तो यहाँ पर है राजनीतिक विज्ञान का स्वरूप और विषय क्षेत्र का ज्ञान विधा के रूप में राजनीतिक विज्ञान का आविर्भाव, परंपरागत बनाम समसामयिक उपागम, उसके बाद व्यवहारवाद और व्यवहारवाद वादोत्तर गतिविधि, राजनीतिक विश्लेषण की प्रणाली, सिद्धांत और अन्य अभिनव दृष्टिकोण, राजनीतिक विश्लेषण के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण। उसके बाद अगले अगर सेक्शन की बात कर ले तीसरे नंबर की, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने आधुनिक राज्य का आविर्भाव और संपूर्ण स्वरूप, प्रभुसत्ता का एकत्ववादी और बहुलवादी विश्लेषण, शक्ति, प्राधिकार और वैध। उसके बाद है राजनीतिक बाध्यता, उसके बाद प्रतिरोध और क्रांति अधिकार, उसके बाद प्रजातंत्र के सिद्धांत, उसके बाद उदारवाद के विकासात्मक समाजवाद और प्रजातांत्रिक एवं फेबियन मार्क्स समाजवाद, उसके बाद फासिज्म। उसके बाद बात कर ले इसके भाग ख की, तो भारत के विशेष संदर्भ में सरकार और राजनीति। तो यहाँ पर देख सकते हैं तुलनात्मक राजनीति से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के प्रति दृष्टिकोण, परंपरागत संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, उसके बाद राजनीतिक संस्थाएं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, दल तथा दबाव गुट, दलीय प्रणाली के सिद्धांत, लेनिन, माइकल्स और ड्रूवर, निर्वाचन प्रणाली, नौकरशाही, वेबर का दृष्टिकोण और आधुनिक समीक्षा। उसके बाद अगर बात करें राजनीतिक प्रक्रिया की, तो यहाँ पर राजनीतिक सामाजिक आधुनिकरण तथा संप्रेषण, अपाश्चयत राजनीतिक प्रक्रिया का स्वरूप, अफ्रीकी एशियाई समाज को प्रभावित करने वाले सिद्धांत और संवैधानिक और राजनीतिक समस्याओं का सामान्य अध्ययन। उसके बाद बात कर ले भारत की राजनीतिक प्रणाली, तो कम है आपको मूल भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, उसके बाद आधुनिक भारतीय सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा का सामान्य अध्ययन। उसके बाद राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, तिलक, अरविंद एकबाल, उसके बाद जिन्ना, गांधी, बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय, उसके बाद नेहरू, जयप्रकाश नारायण, इनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। उसका संरचना की बात कर ले तो यहाँ पर है भारतीय संविधान, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संघ सरकार, संसद, मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरीक्षण, भारतीय संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, सरकार राज्यपाल की भूमिका, पंचायती राज, बिहार में पंचायती राज। उसके बाद कार्य की अगर बात कर ले तो भारतीय राजनीति में वर्ग और जाति, क्षेत्रवाद, भाषावाद और सांप्रदायिकतावाद की राजनीतिक राजतंत्र के धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता की समस्याएं, राजनीतिक अभिजात्य वर्ग, बदलती हुई संरचना, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक भागीदारी, योजना और विश्वास, प्रशासन, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और भारतीय लोकतंत्र पर इसका प्रभाव, क्षेत्रवाद, झारखंड आंदोलन के विशेष संदर्भ में। उसका सेक्शन ख की अगर बात कर ले तो प्रभुसत्ता संपन्न राज्य प्रणाली के स्वरूप तथा कार्य। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संकल्पनाएं, शक्ति, राष्ट्रीय हित, शक्ति संतुलन, शक्ति रिक्तता। उसके बाद अगला जो सेक्शन है आपका 3 नंबर का, वो है आपका
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत, प्रणाली सिद्धांत एवं नियंत्रण सिद्धांत। उसके बाद अगला जो सेक्शन है वो है विदेश नीति में निर्धारक तत्व, राष्ट्रीय हित, विचारधारा, राष्ट्रीय शक्ति तत्व, देशीय सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं से के स्वरूप सहित। उसके बाद विदेश नीति का चयन, साम्राज्यवाद, शक्ति संतुलन, समझौते, अलगाववाद, राष्ट्रक सार्वभौतिकवाद, ब्रिटेन द्वारा स्थापित शांति, अमेरिका द्वारा स्थापित शक्ति, रूस द्वारा स्थापित शांति, चीन का मिडिल किंगडम, परिकल्पना, गुट निरपेक्षता। उसके बाद आप देख सकते हैं शीत युद्ध, उद्गम, विकास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसका प्रभाव, तनाव, शैथिल्य और इसका प्रभाव। उसके बाद देख सकते हैं गुट निरपेक्षता से भी संबंधित सवाल है या सेक्शन आपके सामने है। उसके बाद अगला जो सेक्शन की बात कर ले तो वो ये है आपका निरुपनिवेशता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रसार। उसके बाद देख सकते हैं ये पूरा आपके सामने ये सिलेबस ही, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ से बातों को देख सकते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं इसके सेक्शन 2 की या भाग 2 की ओर। तो देखिए यहाँ पर भाग 2 है आपका परमाणु ऊर्जा का उपयोग और दुरुपयोग। उसके बाद परमाणु शास्त्रों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव, आंशिक परीक्षण। उसके बाद बात कर ले निषेध संधि, परमाणु शस्त्र प्रसार निरोधक संधि, NPT। उसके बाद शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट या PNI। उसके बाद हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाने की समस्याएं और संभावनाएं। उसके बाद है पश्चिमी एशिया में संघर्षपूर्ण स्थिति। उसके बाद दक्षिणी एशिया में संघर्ष और सहयोग। उसके बाद महाशक्तियां अमेरिका, रूस एवं चीन को युद्धोत्तर विदेश नीतियां, संयुक्त राज्य सोवियत संघ एवं चीन। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तृतीय विश्व का स्थान। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ और बाहरी मंचों पर उत्तरी दक्षिणी देशों का विचार विमर्श। उसके बाद बात कर लेते हैं अगला जो सेक्शन है भारत की विदेश नीति का संबंध, भारत और महाशक्तियां, भारत और इसके पड़ोसी देश, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया एवं भारत तथा अफ्रीकी की समस्या। उसके बाद अगला सेक्शन जो है आपका भारत की आर्थिक राजनीयकता, भारत और परमाणु अस्त्रों का प्रश्न। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ये पूरा आप कह सकते हैं कि एक सिलेबस का पूरा जो सेक्शन है वो ये, अगर सबसे पहले अगर इसके ड्रॉबैक की अगर बात कर ले इसको लेने की, तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या होगा आपके सामने कि इसका सिलेबस इतना ना बड़ा है कि आपको कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, कंपेरेटिवली अगर बात की जाए तो अन्य सभी विषयों से बहुत ज़्यादा बड़ा है। साथ ही साथ इसमें क्या है कि आपको दूसरी अगर इसके ड्रॉबैक की अगर बात कर ले इस सब्जेक्ट को लेने की, हालांकि जिन लोगों का इसमें इंटरेस्ट होगा वो लोग ले सकते हैं, उसको किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। लेकिन मैं एक एज यूजुअल बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर अगर बात कर ले इसके दूसरे ड्रॉबैक की, तो यहाँ पर आपके एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि करंट अफेयर्स से बेस्ड सवाल मैक्सिमम पूछे जाते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा है जो कि देश में चल रहा है, तो वहाँ से संबंधित आपको सवाल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना होगा कि अगर आप मेंस के पेपर में भी आपको जो है करंट अफेयर्स के मुद्दों पर अच्छा से ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के आप अगर पॉलिटी अगर आप लोग ऑप्शनल लेते हैं तो आप लोग यहाँ से सक्सेस हो सकते हैं। तो मेरा तो ये पर्सनल ओपिनियन है कि पॉलिटी के बजाय आप जो है दूसरे विषयों की तरफ जाए। हालांकि अगर आपका इस विषय की ओर अगर रुझान है तो आप लोग इस विषय की ओर आ सकते हैं। यहाँ भी जो है आपके जो बच्चे इस विषय को लेते हैं उनका भी रिजल्ट अच्छा आता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके अंदर एक डेडिकेशन है इस पूरे सिलेबस को पूरा करने का, तभी आप इसकी तरफ आए, क्योंकि इसका सिलेबस ही बहुत बड़ा है। और अगर ज़्यादा समय आप किसी एक विषय पर ही दे देंगे तो अन्य सब्जेक्ट के वीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन। ऐसे अगर आप लोगों को जो अच्छा लगता है वो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने आप लोगों को पूरी कोशिश की पॉलिटी का पूरा सिलेबस समझाने और अपना ओपिनियन देने का। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि अगले अन्य सभी विषयों की भी एक प्रकार की सिलेबस प्रोवाइड करवा दी जाए, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।